नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब आप। मैं अनुराग चिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो चलो चलते हैं शेरों, फिर से क्लास 12 पुस्तक का नाम है वितान भाग 2 और बात कर रहे हैं अध्याय सिल्वर वेडिंग। और इसके लेखक है, ये एक लंबी कहानी है, लेखक है मनोहर श्याम जोशी। और मनोहर श्याम जोशी जी का परिचय हम सब ने पढ़ लिए हैं फर्स्ट वीडियो में। तो अब बात करेंगे सेकंड वीडियो की। तो उसमें इस लंबी कहानी के बारे में जान लेते हैं। मैं कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ, बस यूँ समझ लीजिए इसकी मूल जो प्रतिपाद्य है, इसका मूल मंतव्य है वो क्या है। तो मूल मंतव्य है साथियों कि जो नई पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी है उनके बीच जो अंतर आ रहा है और उस अंतर के कारण जो द्वंद्व है उसकी चर्चा यहाँ की गई है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि एक जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार नैतिकता अपनी भूल जाते हैं आधुनिकता के चलते, वो बात यहाँ कही गई है। और तीसरी बात, सामान्यतः ये देखा गया है कि जो पुरानी पीढ़ी के होते हैं वो नई चीज़ें नहीं अपना सकते और ना ही पुरानी छोड़ सकते हैं। तो यही अंतर्द्वंद्व इस कहानी में दर्शाया गया है मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा। तो चलते हैं मूल पाठ सिल्वर वेडिंग। ये देखिए, ये इनका पुत्र है जो इनकी सिल्वर वेडिंग अर्थात 25 वर्ष जब हो जाते हैं शादी को तो उसे सिल्वर वेडिंग बोला जाता है कि हाँ भाई 25 साल बीत गए, बड़ी खुशी से बीतते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि पीछे मारा थापी होती रही, वो अलग बात है। खैर, अब चलते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये ऑफिस का सीन है ताकि आप है ना आराम से इस अध्याय को ग्रहण कर सको। ये जो सामने बैठे हैं चेयर पे, ये है यशोधर बाबू जो एक अनुभाग अधिकारी हैं। घड़ी दिखाई दे रही है, घड़ी पे चर्चा होगी। और घड़ी में देख भी लीजिए, लगभग 5:30 होने को है, घड़ी में दिखाई दे रहा होगा। तो चलो मेरे रसगुल्लो। तो जब सेक्शन ऑफिसर अर्थात अनुभाग अधिकारी वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर, अच्छा ये याद रखना कि जो मूल पात्र है वो है यशोधर बाबू, पूरा नाम है वाईडी पंत, जो एक अनुभाग अधिकारी हैं। चित्र मैंने आपको दिखा दिया। तो आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाहें मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। अब खुद देख लो, ये लाल फीता बांध रहे हैं और ये घड़ी देखो 5:25 दर्शा रही है। और ये जो मनोहर श्याम जोशी है ये यहाँ लाल फीता बांध रहे हैं, ये भी देख लीजिए। खैर, अब पंत जी अपनी घड़ी रोज़ाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं। उस समय यही होता था। आज से अगर 20 साल पहले, अगर 15 साल पीछे जाएं अपने 2004 के वक्त, उस समय शायद आप धरती पे उत्पन्न हुए ही थे। तो उस समय रेडियो चलता था, तो रेडियो से ही घड़ी मिला ली जाती थी। और उससे पहले तो छाया देख के बता देते थे, सूर्य की दिशा देखकर बता देते थे कि समय क्या हुआ है। तो इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त ही ठहराया। देखो, होता यूँ है कि एक तो उनकी जो ऑफिस की घड़ी है और एक उनकी कलाई पे घड़ी बंधी हुई है, ये जो दिखाई दे रही है कलाई पे। तो ये कलाई वाली घड़ी तो क्या करते थे, सदैव रेडियो से मिलाते रहते थे, रोज़ाना सुबह शाम रेडियो से मिलाते थे। अब उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही क्या बताया, सुस्त बताया। सुस्त का मतलब धीमे चलने वाली। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह, एक दृष्टि अपने मातहतों
अच्छा, मातहतों का अर्थ क्या होता है? अधीनस्थ कर्मचारी, आप कर्मचारी भी बोल सकते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी, जो इनके नीचे जो काम करते हैं वो। पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। वैसे दफ्तर का समय 5 बजे है, लेकिन ये बोझ ठहरे तो उनको भी ठहरना पड़ेगा। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किसंदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। चलो इसको मैं समझा ही देता हूँ, किसंदा कौन है और ये शुष्क व्यवहार वाला जो भी सिस्टम है। देखो साथियों, होता यूँ है कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सदैव ऑफिस के अंदर बात करें तो काम ही काम होता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि आप बैग उठाकर आ गए और बस पढ़ने लग गए। इसके अलावा अगर और ऑफिसों की बात करें तो 10 बजे से 5 बजे तक चलता रहता है कार्य। अब उस कार्य के अंदर देखो, डांटना भी होता है, काम भी पूरा नहीं होता है, सुनाना भी पड़ता है, सब काम होता है। और वो ऑफिस के अंदर तो ऑफिस के तरीके से काम होगा। अब जब समय पूरा होने को होता है दिन का, ऑफिस का, तो वाईडी पंत की आदत है कि वो क्या करते हैं कि अपने अधीनस्थ, अपने नीचे जितने भी कर्मचारी हैं उनसे जाते जाते मजाक कर लेते हैं। और मजाक यूँ कर लेते हैं कि भाई दिन भर जो भी डांटना फटकारना जो भी रहा, उससे क्या है कि राहत मिल जाए और सब ये सोचे कि हाँ जो भी कुछ है नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा होना भी चाहिए। और ये परंपरा उनको कहाँ से मिली? कृष्णानंद ये मुख्य भूमिका निभाएंगे। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कृष्णदा के बारे में ये बता देता हूँ कि अगर यशोधर बाबू को नौकरी मिली थी तो वो किसके कारण? कृष्णानंद जी के कारण ही मिली थी। इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन किशनदा जी को वो बहुत मानते थे और उन्हीं की परंपरा के अकॉर्डिंग भी चलते थे। चाहे वो पूरी ना हो, लेकिन चलते ज़रूर थे। खैर, ये यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने। अब आ जाइए नेक्स्ट। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने। अच्छा, एक कोई नया लड़का भी ऑफिस में आया है। ये सहायक ग्रेड का अधिकारी है जिसका नाम चड्डा है, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून, पतलून का अर्थ क्या होता है साथियों? पैंट। और चौड़ी मोहरी वाली, जिसे देखो लगभग अगर बात करें अपने 2000, लगभग यूँ मान लीजिए 4-5 की बात करें तो उस समय बेल बॉटम पैंटें चलती थी। अब वो यहाँ से तो पतली पतली होती थी और आगे जाके खुली हो जाती थी। जैसे अगर शोले मूवी आपने देखी हो तो अमिताभ बच्चन पहनते हैं, बेल बॉटम पैंट बोलते हैं, वो खुली मोरी की होती है। वो ही चड्डा भी पहनता था। और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर, ये कैसे संभव हो सकता है? ये ऐसा मान लीजिए, ये वाक्य वो हर बात में प्रयोग में लेते हैं। ये इस पाठ का मूल वाक्य मान लीजिए जो यशोधर पंत प्रयोग में लेते हैं। और इसका कारण भी है, उनको जो भी काम दिखता है या अच्छा होता दिखता है तो वो कह देते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। ये कैसे संभव हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो जैसे इनका एक बेटा है, उनको 1000 रुपये से ऊपर की नौकरी मिल जाती है, जबकि इन्होंने 25-26 साल 27 साल 30 साल बिता दिए, फिर भी इनको 1000 रुपये जाते जाते लास्ट जब वो रिटायरमेंट होने को है तब जाके मिले हैं। अब भाई देखो, इतनी सी छोटी उम्र में और कोई विज्ञापन वाली कंपनी किसी बंदे को 1000 रुपये, उस समय के 1000 रुपये बहुत थे, दे दे तो पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। तो ये मूल तकिया कलाम मान लीजिए, ये हर बात में वो प्रयोग करते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है?
पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा। धृष्टता का अर्थ होता है असभ्यता, भद्दा मजाक। अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, सही चलती है। चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं। अब यहाँ किताब में की दे रखा है तो इसको को कर लेना आप, तब आपका सही वाक्य बन जाएगा। जमाने को याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। अच्छा, जब उनकी कलाई पकड़ लेता है तो वो कहीं खो जाते हैं और उस समय को याद करने लग जाते हैं जब किशनदा और यशोधर बाबू जब साथ में काम किया करते थे और एक दूसरे की इज्जत किया करते थे। तो यहाँ आधुनिकता और प्राचीनता का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ किया गया है। एक तो ये चड्डा है और एक उस समय का ज़माना था। वो तो वही है, अब बाऊ कह के बुलाते थे, जो भी साहब कह के बुलाते थे, लेकिन समय बड़ा अच्छा था। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ ये तो। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, ऐसा यशोधर बाबू ने कहा। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? देखो, अपने भी कई बार 4-5 जो मित्र होते हैं वो खड़े रहते हैं, तो एक उसमें से एक मित्र क्या करता है, कोई बढ़िया बात बताता है, कभी ऐसे ऐसे करके हुआ है, ऐसे ऐसे। फिर वो आपस में ताली बजाते हैं कि हाँ ये। तो ऐसे ही यशोधर बाबू उस समय यही था कि कोई बात कह देते थे, बढ़िया नेले पे दैला मारते थे, तो आपस में ताली जरूर देते थे। तो ये आगे यही बात चलेगी। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में यहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। अच्छा, ये याद रखने लायक है कि यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी, तो आपको बताना होगा रैमजे स्कूल अल्मोड़ा, यहाँ से ही मैट्रिक परीक्षा यशोधर बाबू ने की थी, 10वीं की। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था। बतौर दाद मतलब प्रशंसा के कारण, प्रशंसा करते हुए कि भाई आपने बहुत बढ़िया बात की है, और ताली नहीं मारे तो अगला कह दे बेइज्जती होगी। ठीक है। और वक्ता श्रोता दोनों ठह ठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आई यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। तो ये याद रख लेना, यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये परंपरा किशनदा से ही मिली थी और उनके क्वार्टर से ही मिली थी। जब किशनदा दिल्ली रहते थे उस समय यशोधर बाबू 10वीं की परीक्षा पास करके रोजी रोटी की तलाश में वहां आए थे। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी। मैस का मतलब जहाँ पे सब मिलजुल कर भोजन करते हैं, एक साथ रहते हैं। मिलकर लाओ, पकाओ, खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाई जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। देखो, ये बहुत अच्छी बात है और ये पूछा भी जा सकता है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। अच्छा, कितने रुपए दिए थे? 50 रुपये।
आजकल तो 1000 रुपये नीचे कपड़े ही को नहीं आवे, हर भाभी एक पैंट ही आवे। हर बेटे में 50 रुपया दिया, अब मैं कपड़ा भी बनवा लिया और घरे भी भेज दिया। ये इतना फर्क, बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े भाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? तो यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, अच्छा मुखातिब होने का अर्थ क्या होता है? जो बात करने वाला होता है। कौन? बात करने वाला, या जिससे बात की जा रही है, उसकी तरफ मुंह करके बोलना या मुख करके बोलना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो वो बताते हैं कि जो मेरी मैरिज है, मेरी शादी है, वो 6 फरवरी अर्थात 6 फरवरी 1947 अर्थात 1947 का अर्थ 47 हो गया। तो 1947 को ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि वाईडी जो पंत है उनकी शादी कब हुई थी? तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं 9 फरवरी कब? 1947। देश को तब तक आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन इनको गुलामी मिल गई जल्द ही। तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया वाला। अब आता है नेक्स्ट। मैनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहकर बोला, ओहो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। क्या बोला वो? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। तो अब समझ गए ना सिल्वर वेडिंग किसे कहते हैं? तो जिस शादी को 25 साल हो जाते हैं राजी खुशी, तो वो सिल्वर वेडिंग कहलाता है। यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदास से सीखी थी। अच्छा, झेंपने की अदा ये भी किशनदास जी से ही सीखी थी, बताओ सब बातें ही। अच्छा, झेंपते हुए मतलब थोड़ा हल्का शर्माते हुए। चड्डा ने घंटे बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े भाव से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन अर्थात अनुभाग के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो एनिवर्सरी बनाना है, ये वेडिंग वगैरह जो भी सिस्टम है, ये सब अंग्रेजों के नाटक है और कुछ नहीं है, इनमें तो खर्चा ही बैठता है और क्या है। अब चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, अर्थात गोली मत दीजिए। इसका अर्थ अपनी स्थानीय भाषा में गोली देना हो जाएगा, चक्कर, और वैसे अर्थ क्या हो जाएगा? चक्कर में डालना। ठीक है, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है। और आज कह दे तो कह चाल भाई 8 बजे यारी पार्टी ले आऊंगा। अब बताओ। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस इंस्टिट करना, दैट में समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। अच्छा भाई, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी कह लेते हैं, तो आप माइंड मत कीजिएगा कोई भी बात को, लेकिन ये चीज़ें है ना हमारे यहाँ नहीं चलती है। अब जो कह रहे हैं कस्टम नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं चलती है। तो ये मुझे इसके अंदर भी मैं क्या ढूंढता हूँ, ये कैसे हो सकता है, ऐसा मैं ये सोचता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी आप चाय पानी पीजिए। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुगे भर का जुगाड़ हो। सारा
सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये तो हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं है। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, मतलब साइकिल पर। और सेक्रेटेरिएट का अर्थ क्या होता है? सचिवालय। सचिवालय। अच्छा, कहाँ से आते थे? गोलगढ़ से। किससे आते थे? साइकिल से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं, अब आधुनिकता की बात हो चली है, और उन्हें अपने पिता का साइकिल पर सवार होकर सख्त नागवार गुजरता है। नागवार गुजरना का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, ये चीज़ हो जाएगी। देखो साथियों, अगर आज इस समय की बात करें तो भी आज ऐसा ही हो रहा है। मान के चलिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, बट आजकल अगर मान के चलिए कोई विद्यार्थी है, चलो 6ठी 7वीं तक तो चलता है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई 6ठी की छोड़िए 5वीं क्लास तक चलता है, लेकिन अगर कोई 6ठी 7वीं का कोई बच्चा है, अब उसके पापा उसको साइकिल पर छोड़ने आते हैं। उस वक्त तो चलो उसको मालूम नहीं था, अब तो उसके अच्छे खासे मित्र बन गए हैं, कोई बड़े घर के हैं, कोई छोटे घर के हैं। तो ज़्यादातर बच्चे तो बड़े घर वालों के साथ ही रहते हैं, अच्छे पैसे हैं उनके पास। अब बच्चा भी पहले तो कुछ नहीं सोचता था, लेकिन एक दिन पापा को बोला, पापा आप तो है ना मेरे को स्कूल के आगे मत छोड़ो, आप तो है ना मेरे को ये इस खंबे के पास छोड़ दो, मैं फिर पैदल चला जाऊँगा। अब उसका कारण क्या हो सकता है? कारण यही है कि फिर उसके जो मित्र है वो कहेंगे कि तेरे पापा तो साइकिल चलाते हैं, कि तुम्हारे पास तो गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास तो स्कूटर नहीं है। तो आजकल बच्चों की बेइज्जती खराब हो जाती है। अब बताओ माँ बाप क्या कर ले। अब कोई बुलट हो जब तो भाई छोड़ के, वो भी बेटा ही चलाएगा, पापा को नहीं चलाने देगा, कि ठीक है भाई मैं आ गया हूँ, स्कूल दिखाएगा और फिर कहेगा अब जाओ आप। ऐसा ही कुछ सिस्टम चल रहे हैं। तो ऐसे यहाँ जो यशोधर पंत है, उनके बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि उनके पिता साइकिल चलाए। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। अरे वाह, मैंने तो सुना है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी चलाता है साइकिल। तो लेकिन वो अपनी अपनी सोच है। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। निहायत का अर्थ क्या होता है? पूरी तरीके से। बेहुदा, जिसका कोई रूप न हो, मतलब घटिया। और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। अफोर्ड का मतलब बस की बात न होना, बस की बात न होना। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। चड्डा के जोर देने पर बड़े भाव ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन अर्थात अनुभाग के इसरार करने पर भी वह अपनी, इसरार का अर्थ क्या होता है? इसरार का अर्थ होता है जिद करना, जिद करना या हट करना, हट करना। मतलब जो अनुभाग के जितने भी अधिकारी थे वो इसरार मतलब उनसे हट कर रहे थे, जिद कर रहे थे कि वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। मातहत मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि जो सेक्शन था वो सबने उनसे के साथ जिद की, हट की, लेकिन वो अपनी सिल्वर वेडिंग की दावत के लिए बिल्कुल भी नहीं रुके। हाँ, थोड़ा मजाक, हंसी मजाक कर लेना उनको किशनदा की परंपरा से प्राप्त हुआ है।
अच्छा, अब आगे क्या है, उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। तो पहली बात मित्रों, रीत का अर्थ क्या होता है, परंपरा। जाते कहाँ थे यशोधर बाबू, बिड़ला मंदिर में। देखो मित्रों, यहाँ एक बात कही गई है कि घर के जो घर गृहस्थी होती है और उसके अंदर जब एक बार बंदा चला जाता है, कोई भी व्यक्ति, तो वो ढंग से कोई कार्य नहीं कर पाता है। करता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में 24 घंटे घर गृहस्थी ही घूमती रहती है। अब जैसे अपने भी घर पे पूजा पाठ करते हैं, और मान के चलो बच्चा है, क्रिकेट खेलने जाना है, लेट हो रहा है, लेकिन पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो हाथ भी जोड़ लेगा, आंखें भी बंद कर लेगा, तो भी उसकी आंखों के आगे, उसके हृदय के अंदर वो बैट और बॉल ही घूमती रहेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे ही किशनदा जी के साथ भी होता है, किशनदा जी क्या, यशोधर बाबू जी के साथ भी होता है। वो भी रोज बिड़ला मंदिर जाते हैं, वो ध्यान में बैठते हैं, प्रवचन सुनने की सोचते हैं और ध्यान भी लगाते हैं, और ये उन्होंने नई परंपरा अपनाई है। अब वो स्वयं को बूढ़ा समझते हैं। यह बात उनके पति पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है, अखरती है मतलब बुरी लगती है, चुभती है। बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी ही हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है, और सही भी है। अनसुना कर दीजिए, अपने आप चुप हो जाएंगे सब। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं। पहाड़गंज क्या लेने जाते होंगे, घर के लिए साग सब्जी, ये याद रख लेना। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं, तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते, ये याद रखना। ऑफिस हालांकि 5 बजे छूट जाता है, लेकिन वो 8 बजे से पहले कभी घर नहीं पहुंचते। इसका कारण आगे आएगा क्यों नहीं पहुंचते। और देखो, अपने से जो बड़े हैं उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका भी मिलना जुलना होता है, मार्केट जाना होता है, तो यही बात है। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। अहाता का मतलब स्थान, क्या होता है, स्थान। हुआ करता था, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। अच्छा मित्रों, ये चीज़ याद रखना, मैं एक आपको चीज़ समझाऊंगा इसके माध्यम से। देखो, होता क्या है कि अपने जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, अपने से बड़े, वो अपने स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये अपना पैतृक स्थान है, यहाँ से जाना उचित नहीं है, यहाँ से हमारी सब यादें जुड़ी हुई है। और ऐसे ही कुछ यशोधर बाबू भी सोचते हैं। अब जहाँ यशोधर बाबू रहते हैं वो सब सरकारी क्वार्टर है, सरकारी कॉलोनी है। एक दिन तो फूटनी है भाई, अफसर आएंगे जाएंगे, रहेंगे अपना मौज मस्ती से। अब हालांकि सरकार ये कह रही है कि अब आपका जो क्वार्टर है वो तोड़ा जाएगा, और इसके बदले में आप नया क्वार्टर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ तो अब ऊंची बिल्डिंगें बनेगी। तो यशोधर बाबू भी यही सोचते हैं कि भाई ठीक है, अब कोई बात नहीं, अगर रिटायरमेंट हो जाता है तब तक तो ये अपने पास है ही। अगर खाली करने को बोलते हैं तो एक क्वार्टर दूसरा कोई ऐसा खाली और मांग लेंगे, फिर बाद में जो पैतृक जमीन है वहाँ चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। वो ये सोचते भी हैं। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीनगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद
कि गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। तो वाईडी पंत गोल मार्केट में रहते हैं। D2 मतलब 2 BHK 2 BHK अर्थात 2 बेडरूम किचन, लेकिन वो इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको पता है मुझे तो यहीं रहना है। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि अब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराई जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। फिक्रा का मतलब होता है बात, उक्ति, बात या उक्ति दोनों ही आप कह सकते हो। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू को अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है। अब देखो यहां से शुरू हो जाओ आप। सच तो यह है कि पिछले वर्षों से यशोधर बाबू को का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पे क्या रहता है, मतभेद। क्योंकि देखो बच्चे रह गए आधुनिक पीढ़ी की और यशोधर पंत है वो पुरानी पीढ़ी के, और मतभेद तो होना फिर लाजमी ही है। और रही पत्नी के साथ मतभेद क्यों है, क्योंकि पत्नी है वो खुद को आधुनिकता में सम्मिलित कर रही है धीरे धीरे और उसको ये चीज़ें अच्छी लग रही है। तो इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। अच्छा ये आ गया ना अब, इसलिए वो 8 बजे के बाद ही आते हैं। तो साथियों लौटना पसंद नहीं करते, आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो चलो एक पंक्ति और करवा देता हूँ। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे, यहाँ तक। ये आपका पृष्ठ भी पूरा हो गया है, ताकि ये 4 नंबर पृष्ठ है ये भी आपका पूर्ण हो गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कहानी के साथ, सिल्वर वेडिंग के साथ, लंबी कहानी। तो श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।